खुर्शीद कसूरिया में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद साहब, आज गाजा जंग को 1 साल मुकम्मल हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे हैरत है कि इजराइल को तस्लीम करने की बहस होती रही है इस मुल्क में, और उन्होंने ये कहा कि जो भी हुआ इस 1 साल में, उसके बाद कम से कम इजराइल को रिकग्नाइज करने की बहस अब ख़त्म है। योर ओपिनियन? देखिए, इसका तो इस वक्त बहस भी मैं समझता हूँ बेकार होगी, क्योंकि जिस किस्म का वहाँ जुल्म किया गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई हैं, उसके बाद जब तक पब्लिक ओपिनियन कोई तैयार ना हो, ये आप सोच कैसे सकते हैं कि इस वक्त इसराइल की रिकग्निशन की इस वक्त को डिबेट हो सकती है। और क्योंकि अब तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, इस्लामी दुनिया नहीं कह रही, सेक्रेटरीज यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ कर रही हैं, उसके अलावा इतनी जो मॉनिटर करते हैं जेनोसाइड को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, इससे मैं समझता हूँ ये तो बहस ही सद करना बेकार सी चीज़ है। सितंबर से ये जंग लेबनान और यमन तक फैल गई है, जबकि ईरान के हमलों के बाद अब रिटेलिएट या हमला करता है इजराइल, तो फिर ये ख़तरा मज़ीद जंग बढ़ने का है। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? देखिए, बात यूँ है कि इजराइल की पहले दिन से ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर ले, और उसकी शिद्दत बढ़ती इसलिए जा रही है कि अब यूरोप में डिवीज़न हो गई है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये कहा है कि ये जो हथियार दिए जा रहे हैं इस वक्त वो नहीं देने चाहिए, और हथियार मिल रहे थे यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। बरतानिया में जब से लेबर गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी एक छोटी मोटी तब्दीली की है कि कुछ नौयत के हथियार नहीं दे रहे। तो उसकी कोशिश ये है कि ये रिवर्स गियर जो अब लग रहा है, क्योंकि अमेरिकन कैंपसेस में नौजवान नस्ल जो है, जहाँ तक तो पुरानी पार्टीज, अब टू ओल्ड पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनकी लीडरशिप तो हिम्मत ही नहीं कर सकती, इजरायली लॉबी के सामने हिल नहीं सकती। इनके इलेक्शंस उन पर डिपेंडेंट है, इनकी फाइनेंसिंग उन पर डिपेंडेंट है, मीडिया मैनेजमेंट उन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तो लेकिन जो उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि जो नौजवान नस्ल है यूरोप में बहुत ज़्यादा और अमेरिका में भी हमने देखा है कि अब वो लोग कह रहे हैं ये हमारे नाम पे ना जंग लड़े, और वो कह रहे हैं इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। ये एक हेल्दी चेंज है जिसका असर बहरहाल होगा। लेकिन जो आप कह रही हैं कि वो उनकी अमेरिका या इजराइल फला जगह पे जंग फैलाई, फैलाई, उसको सबसे बड़ा भी ये खतरा पड़ गया है कि जो यूरोप उसके साथ था, बल्कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रों शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो तनकीद फ्रांस के सदर पर कर रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो इनको आनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं, जेनोसाइड के। वो बहुत से जो इदारे जेनोसाइड को वॉच करते हैं, वो कहते हैं कि ये जेनोसाइड में भी इस वक्त इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और हेग में भी। तो मेरा कहना उसमें यह है कि अब जब इसराइल ये देख रहा है कि मगरबी ममालिक में, याद इस्लामी दुनिया तो भूल ही जाएं, एफ्रो एशियन कंट्रीज भूल जाएं, बल्कि साउथ अफ्रीका जो कि समझ सकते हैं कि वन ऑफ द 2 मेन अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने तो मूव किया है हेग में, वर्ल्ड कोर्ट में जाके। तो इनकी अब जो डिपेंडेंस है वो यूरोप के ऊपर है, अमेरिका के अलावा। अमेरिका में मैंने आपको सूरत हाल बता दी है, बदनसीबी की ये बात है कि इलेक्शन ईयर भी है, तो इसलिए ये तवक्को करना कि वहां से कोई पीछे हटेगा वो तो है ही नहीं, बल्कि डिफिकल्ट। तो ये बताइएगा कसूरी साहब कि अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है या एस्केलेट करता है, तो 2 मुल्क रशिया एंड चाइना ये किधर होंगे? देखिए, वो ऐलान करें या ना करें, एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी, एक ज़माने में तो बड़ा क्लियर होता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लियर हो जाता था कौन किसकी तरफ है। जो एक पावर्स इकट्ठी होती थी मुखालिफिन यूरोपियन के पास, दूसरी तरफ हो जाती थी। अब ज़रा मामला ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, लेकिन बुनियादी जो उसका सेंस है वो चेंज नहीं हुआ। रूस के साथ सख्त कशीदगी है इनकी यूक्रेन के मामले पे।
چین کے ساتھ سخت کشیدگی ہے ان کی، یہ جو اس کے معاملے کے اوپر فورموسا کے اوپر جو مین جن کو اب وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، اور ہمیشہ سے ون چائنا پالیسی پاکستان کی اور دیگر ممالک کی رہی ہے تائیوان کے اوپر، تو تائیوان کے اوپر ان سے مخالفت ہے اور روس کے ساتھ ان کی یوکرین پہ مخالفت ہے۔ تو ان حالات میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی حیرانی کی تو بالکل بات نہیں ہوگی کہ روس اور چین اپنے مفاد میں ایسے اقدامات اٹھائیں جس میں ایران کی وہ مدد اس طرح کریں کہ ایران میں یہ مزاحمت کی جو طاقت ہے وہ بڑھے نہ کہ کم ہو۔ جو ایسکلیشن ہوئی 7 اکتوبر الیکسا سٹورم کے آپریشن کے بعد یقیناً بہت زیادہ خون بہا، لیکن ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے، آپ نے ابھی خود بھی اس طرف اشارہ کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک سال میں ہاؤ دا ورلڈ ہیز چینجڈ؟ دیکھیں دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے سوائے امریکہ کے اور امریکہ کی رولنگ پارٹیز، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو ریپبلکنز ہو، یورپ میں تبدیلی آ گئی ہے جو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ فرانس کا صدر نہیں تو بول ہی نہ سکتا یہ جو انہوں نے آج کہا ہے۔ جرمنی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، برطانیہ نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ کچھ فارمز آف ویپنز جو ہیں ان کی گورنمنٹ کے مطابق وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار یہ ہیں کہ یورپ کا پبلک اوپینین بہت حد تک بدل چکا ہے۔ جس قسم کے ڈیمنسٹریشنز ہوئے لنڈن میں، روم میں، پیرس میں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں تو پہلے بھی کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا، وہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکے، لیکن امریکہ میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تبدیلی نئی جنریشن میں آ رہی ہے، لیکن بدنصیبی سے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ موجودہ نسل کو اقتدار میں آنے میں کم سے کم منیمم 20 سال لگیں گے۔ قصوری صاحب، آج اے پی سی کال کی گئی حکومت کی طرف سے اور پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنی، ڈو یو تھنک ان کو کرنی چاہیے تھی اٹینڈ؟ دیکھیے جی، میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں کسی سیاسی معاملات میں بات نہیں کر رہا، یہ جو معاملہ ہے اس میں سارے پاکستانی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ سب اس میں اکٹھے ہوں، اور اگر جو نہیں آئے مجھے پتہ ہے ان کی سمپتھیز پھر بھی اسی طرف ہوں گی جدھر پاکستان کی قوم کی ہے اور وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، لیکن بہت اچھا ہو کہ سارے پاکستانی اس ایشو پہ متحد ہو جائیں۔